Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो टीम, वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स एकेडमी। आज हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जून 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे फॉर कोड 55 लेबर वेलफेयर। वी विल बी सॉल्विंग पेपर 2। पेपर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 70 तक डिस्कस किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 to 100 डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज द सेकेंड पार्ट। So going to straight question number 71. Question number 1 to 50 obviously paper 1 का है, that also will be discussed later. So I have this response sheet. Question number 71. चलो solve करते हैं। Match list 1 with list 2. List 1 में factors है, list 2 में roles and functions है, इनको match करना है। ठीक है, तो हमारा ये जो सीरीज है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाने का, उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा है, आपसे क्या क्या लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपेक्टेड है, और आपने अगर एग्जाम दिया है तो आपसे कहाँ गलतियां हुई है, कहाँ अंडरस्टैंडिंग गैप रहा है, और आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, आपको नोट्स कैसे बनाने, कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने, और हर पीवाईक्यू रिपीट कैसे होता है, कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ हम लोग इसके सेशन में लेने की कोशिश करेंगे। यस, 16 मैम चैप्टर नहीं लेते हो क्या क्लास में? एक डाउट है। अरे वो चैप्टर्स के सेशन में मैं लेती हूँ रेगुलरली, एंड टुडे आई हैव प्लान्ड सेशन स्पेशली फॉर पीवाईक्यू डिस्कशन। ओके, यस, एनीबॉडी? क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर मैक्रो एनवायरमेंट फैक्टर है, माइक्रो एनवायरमेंट फैक्टर है, कंपनी स्पेसिफिक और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। तो क्या लगता है क्या होना चाहिए क्वेश्चन? देखो, मैक्रो एनवायरमेंट फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आ जाती है। कोई भी बिजनेस अगर हम कंसिडर करें तो उसमें दो तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, तो माइक्रो क्या होती है, जो कि इमीडिएटली कंपनी के हेल्थ को या कंपनी के प्रॉफिट को, कंपनी के बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है इमीडिएटली, है ना। तो इमीडिएटली तो वो क्या क्या चीजें हो सकती है, कस्टमर हो सकते हैं, कुछ सप्लायर हो सकता है, कुछ कॉम्पिटिटर, डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब कहीं कुछ ऐसा कुछ इश्यूज आ गया तो वो हो जाता है माइक्रो। और मैक्रो क्या होता है, मैक्रो जो कि लॉन्ग टर्म में जो डिस्टर्ब कर सकता है, लॉन्ग टर्म में जो इन्वायरमेंट फैक्टर्स होते हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो कि ओवरऑल सारे, इनफैक्ट यू कैन से सारे बिजनेसेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल रेगुलेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो ये बड़े फैक्टर्स होते हैं। तो मैक्रो हमारा हो जाएगा इकोनॉमिक कंडीशन, लेबर मार्केट एंड डेमोग्राफिक्स, हमारा ए का 2 हो जाएगा। बी का इंडस्ट्री ग्रोथ, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं, है ना। एंड देन कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर तो हर कंपनी के एचआर इन्वेंट्री, है ना, हर कंपनी की स्ट्रेटेजी, एचआर इन्वेंट्री, एचआर मोबिलिटी अलग अलग होती है, तो सी का 1 होगा। क्वांटिटेटिव फैक्टर वेरी इजी, ट्रेंड एनालिसिस एंड वर्कलोड एनालिसिस, तो डी का 3, है ना। तो आपको अगर इन दोनों में डाउट भी है तो सी और डी तो आप इजिली कर लोगे। तो मैक्रो और ऑब्वियसली सम ब्रॉडर फैक्टर्स, है ना, तो वो इकोनॉमिक, लेबर मार्केट एंड डेमोग्राफिक्स हो जाएगा। और माइक्रो हमारा, हाँ, और माइक्रो जो हमारा डे टू डे जो फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो माइक्रो में हमारा हो जाएगा इंडस्ट्री ग्रोथ, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, यस, आवर आंसर विल बी पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, सिक्वेंशली अरेंज द फॉलोइंग सिलेक्शन प्रोसेस, और ये मैं इसको काफी इजी क्वेश्चन बोलूंगी। तो क्या क्या होता है इसमें, यहाँ पे अगर आप देखें जॉब ऑफर के बाद ही प्लेसमेंट होती है, तो डी ई ही होगा, है ना। ये देख के साफ पता चल रहा है जॉब ऑफर के बाद ही प्लेसमेंट होती है, डी के बाद ही। तो हमारे आंसर में डी ई होना चाहिए और ये लास्ट में होना चाहिए, ये तो ऐसे ही विजिबल है। और एक बार ऑर्डर भी देख लेते हैं, एप्लीकेशन ब्लैंक के बाद भी कुछ कुछ स्टेप्स हो सकते हैं, जैसे रिटन इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट, रिटन इंटरव्यू, उसके बाद फिर रेफरेंस चेक के बाद फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, देन जॉब ऑफर, देन जॉब प्लेसमेंट। तो अकॉर्डिंगली ए सी बी डी हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी इजी। इन विच ईयर वाज द कोड ऑफ डिसिप्लिन फ्रेम्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड? वेरी इजी क्वेश्चन, एन नंबर ऑफ टाइम्स आई डिस्कस दैट इन क्लासरूम। कोड ऑफ डिसिप्लिन हमारा कब फॉर्म हुआ था? 1958 में बाय जी एल नंदा। इट वाज
बेस्ड ऑन द गांधीयन फिलोसफी। एक बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया है कि कोड ऑफ डिसिप्लिन किस फिलोसफी पे बेस्ड था, है ना, ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू है। तो आप देखिए किस तरीके से कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है ना। तो कोड ऑफ डिसिप्लिन के बारे में बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो जीएल नंदा के थ्रू आया था, बाय बेस्ड ऑन गांधीयन फिलोसफी, गांधीयन आइडियोलॉजी। 1958 में थी। कोड ऑफ डिसिप्लिन के अंदर ही हम रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन की बात भी करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, which among the following are true about high context culture? I hope आपको विजिबल है, आई विल जूम आउट। हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर, है ना। तो कॉन्टेक्स्ट के बारे में मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही बराबर डिस्कस करती हूँ। कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट मतलब माहौल, सराउंडिंग, एनवायरमेंट का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। तो what role does people around you or the environment around you, the situation cues around you, what role does it play, है ना। तो context अगर high है, that means the situations around you they are very much relevant, है ना। तो यहाँ पे high context culture में क्या होता कि they rely essentially on spoken and written words to convey meaning. Okay, people rely heavily on verbal and subtle situational cues in communication. One's official status and reputation carry considerable weight, implies considerably more trust by both parties. Managers are expected to be explicit and precise in conveying intended meaning. Okay, तो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर देखो सिंपल में पहले समझते हैं कि अगर आप अपने फ्रेंड से बात करते हो या फैमिली में बैठ करके बातें कर रहे हो, है ना, तो जिसमें कि थोड़े नॉन वर्बल की जैसे बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाता है, टोन ऑफ वॉइस इंपॉर्टेंट हो जाता है, आई कांटेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे रिलेशनशिप की वैल्यू होती है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ पे हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर होता है ना। तो वहाँ पे हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर होता है। तो इसको देख के हम लोग कह सकते हैं कि वर्ड्स वाली चीज़ें नहीं होगी। वर्ड्स वाली चीज़ें अगर होती है तो वो लो कॉन्टेक्स्ट हो जाता है ना, वो लो कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। तो जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा फॉर्मल एनवायरनमेंट है तो उसमें आपको बॉस कुछ काम करने को कहेगा तो वो आपको मेल भेजेगा या आपको बाय वर्ड्स वो एक्सप्लिसिटली बताएगा कि व्हाट वर्क यू हैव टू डू। और इनफॉर्मल कल्चर में आपका फ्रेंड आपको बोल देगा यार मेरा काम कर दे, थोड़ा इतना बाकी है। तो वो क्या है वहाँ पे, यहाँ पे हाई कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे हाई कॉन्टेक्स्ट है। रिलेशनशिप्स और बॉडी लैंग्वेज, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये सब कुछ है। हारमोनी, म्यूचुअल अग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो होता है ना मैटर करती है। ओके, वर्ड्स वाला तो लो कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, तो ए वाला वैसे ही सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वर्ड्स वाले ए कॉन्टेक्स्ट हो जाएंगे। उसके बाद पीपल रिलाई हेविली ऑन वर्बल एंड सटल सिचुएशनल क्यूज, तो ये ऑब्वियसली हाई कॉन्टेक्स्ट होगा। ऑफिशियल स्टेटस एंड रेपुटेशन कैरी कंसिडरेबल वेट, कह सकते हैं। ट्रस्ट, वेरी गुड, यहाँ पे ट्रस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर कॉन्टेक्स्ट लो है, लो कॉन्टेक्स्ट है, तो ट्रस्ट और रिलेशनशिप्स की बात आती ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लॉइज कंसिडर मोर ट्रस्ट बाय द पार्टीज, ये भी हाई कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। एंड मैनेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट है तो लो कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया एक्सप्लिसिट है तो लो कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे देखियो एक और कॉन्सेप्ट आता है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, है ना, हॉफस्टेड का। तो इंडिविजुअलिज्म कहाँ पर होगा ज्यादा, जहाँ पे लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर होगा। लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर होगा तो लोग बहुत ज्यादा एक फ्रेंडली माहौल नहीं रहेगा, इनफॉर्मल माहौल नहीं रहेगा, लोग अपने इंडिविजुअल लाइफ से ही डील करेंगे। और कलेक्टिविज्म जहाँ पे होता है वहाँ पे हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर होता है, वहाँ पे रिलेशनशिप्स वैल्यू होते हैं, सिचुएशनल क्यूज इंपॉर्टेंट होता है, टोन ऑफ वॉइस और इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये भी कॉन्टेक्स्ट और इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म में भी ये रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्टेन टू कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग फंक्शन में वी सेट स्टैंडर्ड, वी मेजर परफॉर्मेंस, we compare and evaluate, and whenever there is a deviation we take corrective action. Actuating क्या होता है? Actuating मतलब actuating हमारा that is actually performing some work, तो वो कहाँ होता है? डायरेक्टिव में हो जाएगा, ये डायरेक्टिंग में हो जाएगा, है ना। POSDC में हम देखते हैं कि डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग में एक्चुअली यहाँ पे काम होता है, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शंस, है ना। यहाँ पे तो आप प्लानिंग किया, आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल बनाया और डिपार्टमेंटलाइजेशन किया, और उसके बाद स्टाफिंग जितने भी मैन पावर थे सबको अरेंज किया, जो भी था प्रमोशन वगैरह करना था तो किया। और उसके बाद एक्चुअली वर्क यहाँ पे स्टार्ट होता है, जहाँ पे आप अपने लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, डायरेक्शन, ये सारा कुछ
यहाँ पर डिस्प्ले होता है, जिससे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं इस स्टेज पे, ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है वो एक्चुअली यहाँ पे हो रहा है, और उसके बाद फिर चीजें कंट्रोल हो रही है जहाँ पे डिविजन आ रहा है। तो एक्चुएटिंग हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो पॉइंट नंबर डी में हो जाएगा। सो आवर आंसर विल बी ए बी सी डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, payment of subsistence allowance is dealt in which section of Industrial Employment Standing Order Act? I keep repeating it in my classroom session. Subsistence allowance section 10A, 10A subsistence allowances। कई बार मैंने आपको बोला है कि बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लीजिए 10A subsistence allowances। ये पहले भी आया है एग्जाम में, कई बार तो एग्जाम में ये भी आता है कि यूजीसी नेट में ही आया हुआ है कि सबसिस्टेंस अलाउंसेस आपको मैच करना था कि किस एक्ट में इसके बारे में है, आईडी एक्ट में या एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में, है ना। तो दैट ऑल्सो इज आस्क्ड। तो इस तरीके से पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिपीट हो रहे हैं। Which among the following is not a method of settling dispute without state intervention? Very good question. Without state intervention, है ना, तो not a method of settling industrial dispute without state intervention, है ना। तो मतलब कि यहाँ पे भी नॉट है, यहाँ पे विदाउट है, तो कौन से मेथड में स्टेट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है? आप ये कह सकते हैं स्टेट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, डायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं। तो स्टेट इंटरवेंशन मतलब स्टेट तब इंटरवेन करेगी जब वो ट्राइपर्टाइट हो। बाइपर्टाइट में तो स्टेट की कोई जरूरत नहीं होती है, बाइपर्टाइट में हमारे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग हमारी विद कॉन्सिलेशन हो विदाउट कॉन्सिलेशन हो, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज ऑलवेज 100% बाइपर्टाइट। कलेक्टिव बार्गेनिंग में भाई सरकार का कोई काम नहीं है, स्टेट डज नॉट हैव टू इंटरफेयर, है ना। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में बिना कॉन्सिलेशन के हो या कॉन्सिलेशन के साथ हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सिलेशन में क्या होता है, कोई एक थर्ड पार्टी आएगा, कोई मीडिएटर, कोई पर्सन आता है जो कि दोनों पार्टीज की बातों को सुन करके उनको एक सोल्यूशन बताता है, सोल्यूशन बताने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर आ गया वॉलंटरी आर्बिट्रेशन और कंपल्सरी कॉन्सिलेशन एंड मीडिएशन। तो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन में भी क्या होता है कि कंपल्सरी आर्बिट्रेशन नहीं, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में क्या हो रहा है कि कोई आर्बिट्रेटर है जिसे बुलाया जा रहा है कि भाई तुम आओ, और दो पार्टीज हैं, एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर, ये दोनों वॉलंटरी डिसाइड कर रहे हैं, दोनों मिलकर के चूज कर रहे हैं किसी आर्बिट्रेटर को कि चलो किसी पर्सन को चूज करते हैं जो हमारे बीच का जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर सके। और यहाँ पे कॉन्सिलेशन आर्बिट्रेशन में डिफरेंस क्या है, कॉन्सिलेशन में बाइंडिंग नहीं होता है, जो भी कॉन्सिलेशन ऑफिसर बताएगा वो बाइंडिंग नहीं होता है। आर्बिट्रेटर में क्या होता है, बाइंडिंग होती है ना, क्वासी जुडिशियल होता है ये। तो आर्बिट्रेटर में जो भी ये अवार्ड देगा, है ना, ये अवार्ड देता है, कॉन्सिलेशन सेटलमेंट देता है और आर्बिट्रेशन अवार्ड देता है। तो जो भी ये अवार्ड देगा वो बाइंडिंग होगा। तो यहाँ पे भी क्या वॉलंटरी है, यहाँ पे स्टेट फोर्स नहीं कर रहा है आपको कि भाई आपको आर्बिट्रेशन करना ही होगा। स्टेट फोर्स कर रहा है, नहीं फोर्स कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन में एक तरह से म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है इन दोनों के बीच में कि किसी आर्बिट्रेटर को बुलाएंगे, न्यूट्रल थर्ड पार्टी होगा वो, और उसका डिसीजन बाइंडिंग होगा। और यहाँ पे मतलब ये होता इसलिए, इसे क्यों चूज करते हैं लोग, इसलिए चूज करते हैं कि भाई अननेसेसरी जो होता है ना लिटिगेशन, कोर्ट के चक्कर में ना पड़े, और और वो कोर्ट कचहरी जाने से पहले ही हमें एक सॉल्यूशन मिल जाए जो कि बाइंडिंग हो, तो फर्दर मामला उलझेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे होगा, वो होगा, ये तीनों नहीं होगा, इसमें स्टेट नहीं आ रहा है। कंपल्सरी कॉन्सिलेशन मीडिएशन, यहाँ पे क्या, यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को फोर्स किया जा रहा है कि भाई आपको कंपल्सरीली कॉन्सिलेशन एंड मीडिएशन में जाना होगा। कॉन्सिलेशन मीडिएशन में डिफरेंस क्या होता है, देखो दोनों में ही थर्ड पार्टी आती है कोई जो कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है, दोनों में, कॉन्सिलेशन में भी और मीडिएशन में भी। लेकिन होता ये है कि मीडिएशन में कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में मैटर इतने उलझे रहते हैं कि एक बात को बढ़ाने वाला, मतलब बात को यह सुलझाया जाता है। मीडिएशन इज मोस्ट ऑफ कि जो उलझी हुई बातें हैं उसको सुलझा करके सामने रखो। दिस डज नॉट नेसेसरीली फोर्सेस ऑन गिविंग एनी सेटलमेंट, ये सेटलमेंट नहीं करवाता, ये इश्यूज को सुलझाता है कि एटलीस्ट दोनों बैठ करके बातें तो करो, जो प्रॉब्लम है आकर के सामने बोलो तो, और उसको एक प्रॉपर वे में डील करवाता है। और कॉन्सिलेशन हमारा सेटलमेंट करवाता है, फाइनल सोल्यूशन बताता है। कॉन्सिलेशन हमारा दोनों के बीच का फाइनल सेटलमेंट बताता है, और क्योंकि ये बाइंडिंग नहीं है तो मानो या ना मानो बात की बात है, ये रेटिफिकेशन होता है बस। लेकिन मीडिएशन जो है वो
थोड़ा सुलझाने की कोशिश करता है। ओके, तो यहाँ पे कंपल्सरी किया हुआ है, तो कंपल्सरी किया हुआ मतलब स्टेट की तरफ से कुछ डायरेक्टिव है कि भाई आपको कंपल्सरी ये दोनों करना ही पड़ेगा। तो दिस कंपल्सरी वर्ड, ये अगर यहाँ तक मैटर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद फिर लिटिगेशन होगा, है ना। सो आवर आंसर फॉर पॉइंट नंबर 77 शुड बी 4। तो यहाँ पे आपको अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे, हो सकता है कंफ्यूजन लगे, तो यहाँ पे आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा कि कलेक्टिव बार्गेनिंग तो होगा नहीं, और वॉलंटरी आर्बिट्रेशन है। कंपल्सरी आर्बिट्रेशन होता तो हो सकता है कि हमारा आंसर 3 और 4 दोनों आ जाता, पर वॉलंटरी है, तो वॉलंटरी है तो हमारा में स्टेट इंटरवेन तो कर नहीं रहा है कि भाई तुम्हें आर्बिट्रेशन करना ही करना है, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो पॉइंट नंबर 4 आंसर हो जाएगा। तो कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि क्या आंसर होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। नेक्स्ट 78, सिक्वेंसली अरेंज द टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और आई थिंक आप लोगों के लिए करना मुश्किल नहीं रहा होगा, जो लोग भी अपियर किए हैं एग्जाम में। बिल्ड अ पूल ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स, use selection tools, obtain application forms and perhaps of initial screening interviews, decide what position to fill। तो डी ए सी बी हमारा आंसर हो जाएगा। पहले हम देखेंगे कौन सा पोजीशन फिल करना है, फिर वी विल बिल्ड अ पूल ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स and we will obtain application form and we will then use selection tools। Okay, next question number 79, the statement social security is an attack on 5 giants of want, disease, ignorance, squalor and idleness is attributed to। तो देखो यहाँ पे भी है ना, ये बात हो रही है किसकी, विलियम बेवरेज सर की। विलियम बेवरेज जो थे ना, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, और उनका एक सोशल सिक्योरिटी का एक स्टडी है जो कि उन्होंने किया था, सोशल सिक्योरिटी एंड अलाइड सर्विसेज। 1942 में ये रिपोर्ट आई थी, सोशल सिक्योरिटी एंड अलाइड सर्विसेज। उसमें इन्होंने ये बताया था कि सोशल सिक्योरिटी अगर होनी चाहिए तो 5 जगह होना चाहिए, वांट, डिजीज, इग्नोरेंस, स्कॉलर मतलब गरीबी, कोई अगर गरीब सा इंसान, एंड आइडियलनेस, है ना। तो इन 5 डायरेक्शन में सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। इनका एक बहुत अच्छी बुक है, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड फ्री सोसाइटी। एग्जाम में वो भी आता है कि ये बुक किसने लिखी है और इस बुक में क्या क्या कॉन्टेक्स्ट है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसमें भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब इस क्वेश्चन आपको हेल्प कर बता रहा है कि विलियम बेवरेजेस की भी स्टडी आपको, कि जो भी मतलब उन्होंने बताया है, यूनिट 10 लेबर मार्केट में हम पढ़ते हैं, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी आपको डिटेल से पढ़ना और समझना जरूरी है ना। वी गेट द हैंड फ्रॉम है। द फंक्शनल थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर इज ऑल्सो नोन एज एसोसिएशन। वेरी इजी। एफिशिएंसी थ्योरी क्या होती है आपको पता होना चाहिए, नो नीड टू एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू जॉब एनालिसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को बहुत 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 बार करवाया है। जॉब एनालिसिस क्या होता है मैं आपको बहुत बार समझाती हूँ। तो जॉब एनालिसिस में देख के आपको पता चल जाएगा। जॉब फोरकास्टिंग क्यों करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। जॉब एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि किसी भी जॉब में क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कोई भी जॉब है, प्रोसेस इंजीनियर है, प्रोसेस इंजीनियर को क्या क्या काम करना पड़ता है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो देखेंगे। प्रोसेस इंजीनियर के पास क्या स्किल सेट होनी चाहिए वो देखेंगे। तो यहाँ पे ये है ही नहीं। वर्क एक्टिविटीज, ह्यूमन रिक्वायरमेंट, जॉब कॉन्टेक्स्ट, BCD, ये सब क्वेश्चन, यहाँ पे ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि ये सारे क्वेश्चन में आपको टाइम ना वेस्ट करना पड़े, आपको देख के समझ में आ जाए, और क्वेश्चंस आप बाकी के टफ क्वेश्चंस के आंसर सोचने में लगाएं, है ना। तो कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, यहाँ पे अप्रोचेज हैं, एक्शन थ्योरी अप्रोच, प्लूरलिस्ट अप्रोच, HRM अप्रोच, सोशल एक्शन अप्रोच। ठीक है, तो ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 82, तो यहाँ पे देखो, प्लूरलिस्ट अप्रोच हमेशा रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है। प्लूरलिस्ट अप्रोच हमेशा ये बताता है कि लोग जो है वो प्लूरल है। प्लूरल है मतलब हर कोई अलग अलग है, नॉट अ सिंगल पर्सन, नॉट 2 पर्सन ऑन द सेम। और सबको साथ में रहना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबको साथ में अगर रहना है तो लोग अलग अलग हैं तो झगड़ा होगा ही, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल एंड इनहेरेंट। कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल एंड इनहेरेंट, और उसे हम कैसे पॉजिटिवली रिजॉल्व करें, उसे चैनलाइज करें कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ ही हो, कुछ चीजें दिक्कत ना हो, ये होती है प्लूरलिस्ट अप्रोच। तो बी का 3 होगा, है ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, हाँ, तो एक्शन थ्योरी अप्रोच है, प्लूरलिस्ट अप्रोच है, HRM अप्रोच है। तो एक्शन थ्योरी अप्रोच जब आप पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे एक्शन थ्योरी अप्रोच में कलेक्टिव रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर की बात होती है, कि ये ना इंडस्ट्रियल लेबर पे फोकस कर रहा है कि कलेक्टिवली
इंडस्ट्रियल लेबर को किस तरीके से रेगुलेट किया जाना चाहिए ये बताता है। एचआरएम अप्रोच हमारा डाइवर्स मैनेजमेंट स्टडीज की तरफ बताता है। सोशल एक्शन अप्रोच जो कि मैक्स वेबर का है, पावर ऑफ कंट्रोल एंड डिस्पर्सल की बात करता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा एक जो स्टडी है हमारी अप्रोचेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन वहां से है। और अप्रोचेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको, हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसमें इन सब के एक्सप्लेनेशन आपको क्लियरली मिल जाएंगे, है ना, सबको आपको क्लियरली बताया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। Frank Gilbert is known primarily for his work on time and motion studies. Frank and Lillian Gilbert एक कपल थे, वो टेलर से इंस्पायर्ड थे। उन्होंने फर्दर काफ़ी स्टडीज़ की टेलर पे, टाइम एंड मोशन स्टडीज़ पे। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में उनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। लिलियन गिलबर्ट उनकी वाइफ, फ्रैंक गिलबर्ट की वाइफ, उनको मदर ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी बोला जाता है। सो थर्बलिंग्स के बारे में भी फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट ने बताया। थर्बलिंग्स जो कि वर्कर के हैंड मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ये सारे भी हम लोग अपने सेशंस में पढ़ेंगे डिटेल से। द सेकंड शेड्यूल ऑफ आईडी एक्ट डील्स विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लेबर कोड। तो देखो याद कर लो, सेकंड शेड्यूल किससे डील करता है? लेबर कोड। लेबर कोड कौन कौन से मैटर को डील करेगी? जिसमें कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, डिसमिसल और डिसमिसल, डिस्चार्ज और ये सब काफ़ी सारी टॉपिक्स की बात होती है। तो वो राइट्स डिस्प्यूट होते हैं। इंटरेस्ट डिस्प्यूट कौन सा होता है? थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल जो कि हमारा रिट्रेंचमेंट, रैशनलाइजेशन, डिसिप्लिन और वर्किंग आवर्स की बात करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हैंडल करेगी वो इंटरेस्ट डिस्प्यूट्स होते हैं। और सेकंड शेड्यूल वाला राइट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, राइट्स डिस्प्यूट होते हैं। तो इसको समझ लो, बस यही दोनों, ये दोनों याद कर लो, क्या पता फिर कभी पूछा जाए। Which of the following theories suggests that labor welfare is provided out of love and compassion for fellow human beings, है ना। तो यहाँ पे ये सारी थ्योरीज हैं तो लेबर वेलफेयर के। तो लेबर वेलफेयर के थ्योरी से एक क्वेश्चन आता ही आता है, मिनिमम 1 और 2 क्वेश्चन आने ही है और सबसे प्रिडिक्टेड टॉपिक है ये। और हमेशा थ्योरी आपको अच्छे से पढ़नी है, 3-4 क्वेश्चन जो भी आएंगे इससे आपका बन ही जाएगा। पब्लिक रिलेशन थ्योरी क्या बताता है? लेबर वेलफेयर किस लिए किया जाना चाहिए? ताकि आपका पब्लिक में एक अच्छा इमेज बने और लोगों से रिलेशन अच्छा हो। प्लेकेटिंग थ्योरी क्या होती है? प्लेकेटिंग थ्योरी के लेबर वेलफेयर इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो स्मार्ट होते जाते हैं, अवेयर होते जा रहे हैं, वो अब इनोसेंट नहीं है और या फिर अनअवेयर नहीं है कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। और द वर्कर्स दे नो कि व्हाट राइट्स दे आर एंटाइटल्ड टू एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स दे आर गेटिंग फ्रॉम कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन which they might not be getting at present where they are working. So in order to appease the workers, in order to please the workers, जो एम्प्लॉयर होते हैं वो वेलफेयर एक्टिविटीज करते हैं। ट्रस्टीशिप थ्योरी कि जितना भी प्रॉपर्टीज है वो सारा ट्रस्ट में होना चाहिए, कोई किसी के नाम का नहीं होता है ना। अब एम्प्लॉयर के नाम पे ही कोई कंपनी ऐसा नहीं होता, बिकॉज अगर एम्प्लॉयर नहीं रहा तो कंपनी भी नहीं रहेगी, ऐसा तो नहीं है ना। सो एवरीथिंग शुड बी इन ट्रस्ट। एंड फिलैंथ्रोपिक बताता है कि आउट ऑफ लव एंड कंपैशन फॉर ह्यूमन बीइंग you want to do some philanthropic activities and you henceforth go for doing some welfare for labor। तो ये philanthropic activity है। 85 का आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। Which among the following are true as per Trade Union Act 1926? अगर स्मार्टली पढ़ोगे, स्मार्टली करोगे तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, एलिमिनेट करके तुरंत बन जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड कि आपकी स्टडी स्मार्टली। ओके, यहाँ पे देखो कौन सा गलत हो रहा है और फटाक से वो यहाँ पे निकालो, उसे कैंसिल करो। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, बिल्कुल सही है। ट्रेड यूनियन एक्ट हमारा यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो पॉइंट नंबर ए तो होगा। उसके बाद ए और बी भी बिल्कुल सही है। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एंड ऑफिस बेयरर्स का जो टाइम पीरियड होता है वो 3 साल का होता है, क्लास में करवाया गया। जनरल फंड हमारा इस पे स्पेंड होगा, ये सब भी ठीक लग रहा है। फॉर अ ट्रेड यूनियन टू बी रजिस्टर्ड अ मिनिमम ऑफ 7% नहीं होता, 10% होता है ना। तो डी वाला रॉन्ग हो जाएगा। डी हमारे सारे ऑप्शन में है, बस यहाँ पे नहीं है ना। और रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन कंपल्सरी, बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कोई बड़ा जिसमें 10 ट्रेड यूनियन है, तो हो सकता है 2 या 3 या 4 ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो, बाकी सारे रजिस्टर्ड ना हो। और जितने भी ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होते हैं उसमें से कोई सा भी एक रिकॉग्नाइज हो, है ना। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज ओनली फॉर 1 ट्रेड यूनियन ओनली। और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कितने भी हो सकते हैं, अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने भी हो सकते हैं,
है ना, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। रिकॉग्निशन किसी एक का होगा, कोई एक ट्रेड यूनियन जो कि रजिस्टर्ड हुआ होगा वही ही रिकॉग्नाइज होगा, जो कि सारे ट्रेड यूनियन और वर्कर्स के बिहाफ पे एम्प्लॉयर से बात करेगा। सो डी और ई हमारा रॉन्ग है। तो क्विकली पढ़ना है, क्विकली सबका आंसर करना है ऑप्शन को एलिमिनेट करके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, which of the following legal provision on occupational health and safety are true? ओके, चलो लेट्स सी। यहाँ पे भी वही सिस्टम है कि स्मार्टली आपको करना है, कौन सा आप सारा पढ़ रहे हैं परेशान हो रहे हैं वैसा कुछ नहीं। इसमें देखो कौन सा पक्का सही होगा और कौन सा पक्का गलत होगा, बस आपको यही फाइंड आउट करना है। तो प्लांटेशन में क्या होता है, 7 PM एंड 6 AM होता है, ठीक। तो डी वाला रॉन्ग होगा। और उसके बाद फिर मान लो ये आपको नहीं भी पता है, टेस्ट पर फैक्टर यंग पर्सन डेंजरस ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू पीरियडिकली एग्जामिन बाय मेडिकल डॉक्टर से, तो बिल्कुल होगा ही होगा। तो सी हमारा होगा ही, सी सब में है, ठीक है। तो सी हमारा होगा ही, सी सब में है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, वुमेन सफरिंग इलनेस आउट ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के कारण अगर कोई इलनेस हो जाती है तो 6 वीक्स का इसमें एडिशनल लीव ले सकते हैं। तो पॉइंट नंबर बी भी होगा ही, पॉइंट नंबर बी और सी तो होगा ही, कोई दिक्कत तो है नहीं। एज पर माइंस एक्ट द चीफ इंस्पेक्टर मे अंडरटेक सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे इन माइन, बिल्कुल। तो हमारा आंसर ए बी सी कहाँ पे है भाई, ट्रू, ओके। तो डी विल नॉट बी देयर, डी वाला ऑप्शन हटा दो, यहाँ पे डी कहाँ का है, यहाँ पे बी सी एंड ए सी, अच्छा आई हैव डन सम मिस्टेक समवेयर, आई थिंक डी इज विल नॉट बी देयर, तो डी वाला काट दो, ठीक है। बचा बी सी और ए सी, तो सी डेफिनेटली ट्रू है। अब ए या बी में कोई ट्रू होगा, है ना। अच्छा यहाँ पे नॉट है, मैंने नॉट देखा ही नहीं, है ना, नॉट देखा ही नहीं। तो नॉट मैंने एक्चुअली नहीं देखा था, इसलिए मुझे लगा कि आई जस्ट फॉरगॉट दिस नॉट एंटाइटल्ड, ऐसा कोई बात नहीं, ये 6 वीक्स का यहाँ पे छुट्टी मिलती है, तो यहाँ पे बी भी गलत हो जाएगा। मैंने नॉट नहीं पढ़ा था, तो मेरी जैसी गलतियां मत कीजिएगा, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा। तो ए एंड सी, है ना। चलो, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेव अलग सच्चा फ्रेमवर्क, आई थिंक बहुत आसान क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए। देव वर्ल्ड का फ्रेमवर्क जो 1997 में आया था, आई गेस। स्ट्रेटेजिक पार्टनर, चेंज एजेंट, एम्प्लॉय चैंपियन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। पॉइंट नंबर 4 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। Next question number 89, which is not one of the 3 dimension of IHRM according to Peter J. Dolling and Dennis E. Welch, ठीक है। मान लो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता, ठीक है, आपने इनका कभी नाम ही नहीं सुना, ठीक, फिर भी थोड़ा बड़ा तो पढ़ा होगा ना, मैंने क्लास में जो भी नोट्स आपको दिए हैं, अगर आपने वो सारा कुछ देखा होगा यूनिट 2 HRM का, तो उसमें है कि देयर आर नॉट 3 C's ऑफ HRM, 3 C's ऑफ HRM नहीं होते, है ना। कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट, कॉन्ग्रुएंस, कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट, कल्चर नहीं होता भाई। 4 C's ऑफ HRM होते हैं, कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट, कॉन्ग्रुएंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये मैंने क्लास में आपको कई बार बताया है ना, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो थोड़ा बस वही है कि स्मार्टली काम करना है। तो ये कम से कम आप ये भी कर सकते हो कि ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। 3 नेशनल कैटेगरीज भी होते ही हैं, 3 ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज भी होती है कि प्रोक्योर करो, एलोकेट करो, यूटिलाइज करो। ये तीनों फैक्चुअली थ्योरेटिकली कहीं गलत है ही नहीं, बट ये जरूर गलत है। तो पॉइंट नंबर 4 आंसर टिक करो, और ये बिल्कुल सही भी है, ये बिल्कुल सही भी है, ठीक है। अब जहां तक इनकी बात आती है, पीटर जे डॉलिंग एंड डेनिस एवर्स, है ना, तो इनका ना IHRM में कुछ स्टडीज हैं और जहाँ पे वो ये सारी बातें करते हैं, और इनकी एक बुक है बहुत अच्छी जिसका नाम ही है IHRM, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 2005 में ये बुक आई है पीटर जे डॉलिंग एंड डेनिस एवर्स की, जिसमें इन जनरल वो IHRM की बातें करते हैं, ये सारी चीजें वो बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 89 हो गया। 90, which among the following are true about wages? The fair wage was something between minimum and living wages। यहाँ पे भी ये सब क्वेश्चन आपको आसानी से कर लेना है कि ये पक्का ट्रू है, कौन सा पक्का फॉल्स है भाई। सरप्लस वेज थ्योरी ऑफ मनी बाय मॉरिस स्टॉब, नहीं भाई, बाय कार्ल मार्क्स। पॉइंट नंबर बी वाला हटाओ, है ना। कैनॉट जस्ट सी दैट कि सरप्लस में किसी और को डाल दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बी वाला तो सबसे पहले हटेगा, तो बी वाला हटेगा। आप मान लो बी में आपकी नजर भी पड़ी, बी वाला हटा दो, तो ए सी डी तो तीनों सही होगा। सिर्फ ई पढ़ेंगे और आंसर पता कर लेंगे। According to bargaining theory of wages, there is an upper and lower limit on wages, and actual rates determined by capitalist। नहीं भाई, actual rate is determined by employee and employer, जिसकी भी bargaining capacity ज्यादा हो, जो जितना अच्छा bargain कर लेगा वो। तो कैपिटलिस्ट की बात ही नहीं आती यहाँ पे। अगर एक्चुअल रेट कैपिटलिस्ट डिटरमाइन कर रहा है तो वो मार्क्सिस्ट इकोनॉमी हो जाएगी ना, बार्गेनिंग थ्योरी वाली बात ही नहीं होगी।
तो हमारा आंसर हो जाएगा ए सी डी ई भी रॉन्ग है। क्विकली सॉल्व करेंगे, टाइम सेव करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ लेबर मार्केट इन इंडिया। लेबर मार्केट में गिग इकोनॉमी बहुत ज़्यादा राइज कर रही है। फीमेल वर्कर पार्टिसिपेशन रेट हमें देखने को मिल रहा है, बढ़ रहा है। नहीं भी पता है फिर भी इतना जनरल सेंस आप सॉल्व कर सकते हो। सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक्स तो डेफिनेटली की फीचर है। इनफॉर्मल सेक्टर नहीं, मेजॉरिटी ऑफ लेबर मार्केट इन इंडिया इज इन इनफॉर्मल सेक्टर। इनफैक्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर्स भी जो हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी एक मेजर चंक इनफॉर्मल एम्प्लॉयज का है। इनफॉर्मल एम्प्लॉयज का चंक है वो बहुत ज़्यादा, मतलब 80-90% तक भी कई कई रिपोर्ट नहीं, 80-90% नहीं, मोर देन 60%, अराउंड 60% ऑफ द वर्कफोर्स इज इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया। ओके, सो ये होगा ही नहीं। पॉइंट नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस गलत है। नेक्स्ट, सिक्वेंसली अरेंज द ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस यूनिट 1 का क्वेश्चन है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। अभी मैं करंटली यूनिट 1 सॉल्व करवा रही हूँ, तो जो लोग भी ऑनलाइन हैं दे शुड, जिन्होंने भी नए बच्चे जो ज्वाइन किए हैं, यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, वो बता सकते हैं। सिक्वेंशली अरेंज द ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग प्रोसेस, है ना, वेरी इजी। अगर आपको समझ में आया प्लानिंग प्रोसेस तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले गोल्स डिसाइड करते हैं, गोल्स डिसाइड करते हैं, फिर प्रीमाइसेस डिसाइड करते हैं, प्रीमाइसेस डिसाइड करते हैं, फिर अल्टरनेट, फिर कोर्सेस ऑफ एक्शन हमारे पास क्या क्या है वो देखते हैं, कोर्सेस ऑफ एक्शन क्या क्या है दे सकते हैं, फिर इसको इवेल्युएट करके फिर इसमें से कोई एक कोर्स ऑफ एक्शन चूज करते हैं, फिर डेरिवेटिव प्लान बनाते हैं कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करने के लिए, और फिर फॉलो अप करते हैं। यही फ्लो है। इसी फ्लो का कुछ पार्ट दिया हुआ है ना। कई बार ऐसा क्वेश्चन आया कि ये जो फ्लो मैंने बताया उसको 9-10 पॉइंट्स में दे दिया और करेक्ट ऑर्डर क्या है वो पूछा, और अभी क्या है, ये जो बहुत सारे पॉइंट्स है उनको समराइज करके 5 पॉइंट पे दिया है और उसे अरेंज करने को बोला है। तो ऐसा होता है। तो एस्टैब्लिशिंग गोल्स टू बी अचीव्ड पहला, प्लानिंग प्रीमाइसेस दूसरा, डिसाइडिंग द प्लानिंग पीरियड, फाइंडिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, सिलेक्टिंग कोर्स ऑफ एक्शन। तो बिल्कुल सीधा सीधा दिया हुआ है। ए बी सी डी ई इसका आंसर होना चाहिए, आई गेस, है ना। ए बी सी डी ये हमारा आंसर हो जाएगा। Amalgamation of 2 or more trade union requires approval from रजिस्ट्रार, मेंबर्स ऑफ ईच यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं भाई। 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेड यूनियन को अगर हम अमेलगमेट करेंगे तो 50% ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच यूनियन हमारे वोट करने चाहिए, और कंबाइंड वोट अगर देखें तो मोर देन 60% हमारा फेवर में होना चाहिए किसका, अमेलगमेशन का। कौन से सेक्शन में है, एनीबडी रिमेंबर? ट्रेड यूनियन एक्ट के कौन से सेक्शन में है? सेक्शन मुझे याद है 24, है ना। तो आपको भी याद होना चाहिए 24 पे 25, 26 में फिर चेंज ऑफ नेम है, फिर 27 डिसोल्यूशन है। तो इस तरीके से आपके माइंड में फ्रेमवर्क होना चाहिए कि ट्रेड यूनियन एक्ट में पहले क्या आ रहा है, फिर बाद में क्या आ रहा है, फिर बाद में क्या आ रहा है, कौन से सेक्शन में क्या क्या है। एक मेंटल इमेज बन जानी चाहिए जो कि पढ़ते पढ़ते हो जाएगी अगर नहीं हो रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 94, Which among the following are forecasting technique of human resource planning? Again very easy question, अगर पढ़ा हुआ है तो तुरंत हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा था कि क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ आया है, बट मुझे लगता है कि अगर राइट स्ट्रैटेजी हो, क्लासरूम में हमारे जो बताया जा रहा है डायरेक्टली वो सब पढ़े, अननेसेसरीली बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे नोट्स लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, फोकस नहीं रहता, वैसा ना हो तो क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं है, डुएबल है। 230 मार्क्स अगर हमारा 230 बियॉन्ड अगर हमारा कट ऑफ गया है तो जो लोग एक्चुअली जो लोग फोकस्ड होकर के अच्छे से पढ़ाई की है तो उनके लिए इतना मार्क्स लाना बिल्कुल भी टफ नहीं है ना। जो अगर जिनको टफ लगता है उनका बस फोकस मिसिंग है, उनको नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। which among the following are forecasting technique of human resource planning? रेशियो ट्रेंड है, रिग्रेशन है, डेल्फी है, बीसीडी तो है, डिस्पर्सन का कहीं नामो निशान नहीं होता है, ये ई वाला हट जाएगा। अब बचा बीसीडी बीडी, तो बीसीडी होगा। मैनेजरियल डिस्कशन इज नॉट करेक्ट वन। मैनेजरियल अप्रोच होता है, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, उससे भी हम फोरकास्ट करते हैं, पर यहाँ पर डिस्कशन दिया हुआ है तो दैट विल इज नॉट द करेक्ट वे। तो बी सी डी हमारा आंसर हो जाएगा। सिक्वेंशली अरेंज द इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम इन इंडिया, वेरी इजी, हम नहीं भी पता है तो भी सॉल्व कर लेंगे, मतलब अगर नया लग रहा है क्वेश्चन तो भी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या होता है, बिगिनिंग ही होगा ना भाई, शुरुआत हुआ, उसके बाद फिर स्ट्रगलिंग फॉर रिकॉग्निशन, एचआरएम हमारा रिकॉग्निशन के लिए स्ट्रगल कर रहा है। उसके बाद अचीविंग सोफिस्टिकेशन जो हमारा एचआरडी आया अराउंड 1969 में, है ना। तो धीरे धीरे उसने पहले तो
शुरुआत पहले तो पता ही नहीं था, लेबर वेलफेयर का भी कॉन्सेप्ट नहीं पता था, है ना। रॉबर्ट ओवन आए 1970s में, 17th सेंचुरी में रॉबर्ट ओवन आए, उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद फिर धीरे धीरे बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर्स आए, तो इट वाज स्ट्रगलिंग फॉर रिकॉग्निशन, फिर धीरे धीरे पचार्डी की बात होती है, एंड नाउ इट्स वेरी प्रॉमिसिंग। तो DCBA हमारा आंसर होना चाहिए, है ना। 96 सिक्वेंसली अरेंज द एक्शन रिसर्च प्रोसेस, एक्शन रिसर्च प्रोसेस को अरेंज करना है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिससे कि एक क्वेश्चन आ जाता है लेकिन सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, जैसे कि एक्शन रिसर्च हो गया पहला, दूसरा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तीसरा हो गया हमारा प्लांटेशन लेबर एक्ट, और चौथा हो गया वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। एक क्वेश्चन मिनिमम, ये जो 4 टॉपिक है इससे एक क्वेश्चन आ जाता है, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनका मेंशन रहता है कहीं ना कहीं, है ना। दूसरी तरह एक्शन रिसर्च क्या गया, तो एक्शन रिसर्च हमारा पेपर 1 में भी है, तो पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। So the change agent analyze information into primary concern, problems, areas and possible action. तो यहाँ पे जो चेंज एजेंट है वो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा तभी तो इन्फॉर्मेशन का एनालाइज करेगा ना, पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा फिर तो एनालाइज करेगा, तो बी के बाद ही ए आना चाहिए, और जब वो एनालाइज कर लेगा उसके बाद ही उसका एनालिसिस बनेगा ना, तो BAC होना चाहिए, है ना। तो उसने पहले क्वेश्चंस पूछे एम्प्लॉयज से, फिर सारे जो भी डेटा आया उसको एनालाइज किया कि क्या क्या कंसर्न है, क्या क्या प्रॉब्लम एरियाज है, फिर जो उसका एनालिसिस निकला वो एम्प्लॉयज से शेयर किया और उनसे डिस्कस किया कि क्या क्या प्लान होने चाहिए, और अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें वो एम्प्लॉयर से डिस्कस करता है और अपना जो ओवरऑल जो सिस्टम है उसका इफेक्टिवनेस को चेक करता है। तो BACD हमारा करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, Which of the following is typically the first HR invention with employees upon joining an organization? जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला क्या होता है, ऑनबोर्डिंग होता है, इंडक्शन एंड ऑल, काउंसलिंग, मेडिकल एग्जामिनेशन, मेंटरिंग तो होगा नहीं। ये सब क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स आपको विद इन अ सेकंड मिलने वाले हैं, इन सब में पैनिक होकर के मिस्टेक्स नहीं कीजिएगा, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। Which among the following are approaches to HR audit? देखो HR ऑडिट के ना जो प्रोसेस होते हैं उसमें क्या क्या है, कंपैरेटिव अप्रोच है, आउटसाइड अथॉरिटी अप्रोच है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, फिर आता है कंप्लायंस अप्रोच, और एक आता है MBO अप्रोच, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये दोनों नहीं है, ठीक है, तो इसको याद करेंगे। A और D हमारा आंसर नहीं होगा। Which among the following are true about principles of labor welfare? ये भी बहुत ही आसान है, इसमें आपको देखना है कौन सा नहीं होगा, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने से इतने सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो वो स्मार्टनेस होनी चाहिए जो MCQ प्रैक्टिस, हमारा जो कॉन्टिन्यूस MCQ प्रैक्टिस है, PYQ प्रैक्टिस है, उससे आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। तो टू प्रमोट एम्प्लॉयर एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी, लेबर वेलफेयर का कोई सा भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि लेबर की प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी को एनहांस करना है, ऐसा कुछ नहीं। तो D वाला तो पहले हटा दो, तो D सरप्राइजिंगली 3 में आंसर हट जाता है, ABC हो गया, ठीक है। उसके बाद टू नलिफाई इंटरनेशनल कन्वेंशन, नो, इंटरनेशनल कन्वेंशन को नलिफाई नहीं, इनफैक्ट इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लेबर वेलफेयर भी हो सकता है, तो E नहीं होगा, D नहीं होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एलिमिनेशन ऑफ एनी रेनफोर्समेंट दैट इज मेंटेनिंग अ बिहेवियर इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन, है ना, इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। एनी बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच यू फाइंड इज अननेसेसरी, तो आप उसको इग्नोर करने लग जाते हो तो वो एक्सटिंक्ट हो जाता है ना। ये कोई कलीग है, अगर वो अननेसेसरी कुछ जोक करता है तो आप उनको इग्नोर करते जाते हो, तो जनरली वो धीरे धीरे उसका वो हैबिट भी एक्सटिंक्ट हो जाता है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ रेनफोर्समेंट के टाइप्स, और BF स्किनर ने जितने भी तरीके बताए हैं, पनिशमेंट के टाइप्स, रेनफोर्समेंट के टाइप्स, ये सब कुछ आपको थॉरली अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन सब की, ठीक है। चलो, सो विद दिस आई विल बी एंडिंग द सेशन टुडे। आई होप आपके लिए सेशन इंसाइटफुल रहा, आपको पेपर का पैटर्न, क्वेश्चन का पेपर का लेवल और आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए इस पर आपको एक अवेयरनेस मिली, और नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस भी हम लोग बाकी के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.